हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने जेई मेन के कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे और आज मैंने जेई एडवांस का कुछ क्वेश्चंस लिया है। मैंने सारी थियरीज आपको पहले ही बता रखी है, थोड़ा थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा। बाकी जब हमारे आप लेक्चर्स में देखोगे मेरे, उस पर आपको सारी चीज़ें डिस्कस पहले से ही मिलेगी। क्लियर टू यू? तो क्वेश्चन जेई एडवांस का हो या जेई मेन का हो बच्चों, कमांड थ्योरी पे अच्छी होनी चाहिए। इफ यू हैव अ स्ट्रांग कमांड ओवर द थ्योरी देन डेफिनेटली यू सॉल्व्स एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से भी वो क्वेश्चंस आए कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जेई एडवांस है तो काफ़ी टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। ऐसा कुछ टफेस्ट लेवल नहीं होता, मॉडरेट लेवल ही होता है। बस क्वेश्चन को अप्रोचिंग आनी चाहिए। क्लियर? तो स्टार्ट करूँ, ज़्यादा समय बर्बाद बिना किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेट फॉर अ मोमेंट, लुक एट द क्वेश्चन। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ो और धजियां उड़ा दो क्वेश्चनों की बच्चों। नाउ लुक एट व्हाट इज गिवन हियर। वेट फॉर अ मोमेंट। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट इन सॉलिड, दैट मीन टू से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्योंकि आपको जानते हो जेई एडवांस में मल्टीपल भी होते हैं, इंटीजर टाइप भी होते हैं, कंप्रीहेंशन भी होता है, असर्शन रीजन भी कभी कभी दे देते हैं, मैट्रिक्स मैचिंग भी देते हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। बोलता है करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल थ्योरी क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। Frankel defect is usually favored by a very small difference in the size of cation and anion। याद करो, आयनिक सॉलिड में दो डिफेक्ट होते हैं, शॉर्टके और फ्रैंकल। फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायन और एनायन का साइज में बिग डिफरेंस होता है, लेकिन शॉर्टके डिफेक्ट में कैटायन और एनायन के साइज में स्मॉल डिफरेंस होता है, लाइक NaCl KCl। तो ये स्टेटमेंट तो समझ में आ गया, बिल्कुल रॉन्ग है। बहुत अच्छी बात। फ्रैंकल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट। याद करो, मैंने बताया था फ्रैंकल डिफेक्ट में डिसलोकेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट में जैसे अगर मैं ये क्रिस्टल सिस्टम बना दूं A प्लस B माइनस A प्लस एंड B माइनस, देन व्हाट विल हैपन माय फ्रेंड, थोड़ा सा ध्यान दो। इस तरीके से होता है ना बच्चों, बिल्कुल लिख लो A प्लस B। ये सब आप जानते हो, मैंने बताया भी था थ्योरी में कि भैया फ्रैंकल डिफेक्ट को हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। थोड़ा सा एक बार समझ लो, थोड़ा सा आपको, आई नो यू पीपल आर टैलेंटेड। आपको पता है कैटायन क्या होता है, अपने पोजीशन को छोड़कर कहाँ आ जाते हैं, वॉइड्स में आ जाते हैं, यानी इंटरस्टेशियल्स में आ जाते हैं। अगर अपने पोजीशन को छोड़कर इंटरस्टेशियल्स यानी होल्स में आ जाए तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, फ्रैंकल। ठीक, अब आपको पता है कैटायन ने अपना लैटिस पॉइंट छोड़ा, अपनी जगह छोड़ी, दूसरी जगह आ गई, यानी कैटायन का डिसलोकेशन हो गया। इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। आ गया समझ में? तीसरा पढ़ूं, ट्रैपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एब्सेंटर। बिल्कुल थ्योरी है। ये कब आता है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में। एक होता है क्या, मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़े थे, बिल्कुल, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह के, दो चीज़ों से लिए होती है। किस किस चीज़ के लिए, ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, एंड दूसरा एक्स्ट्रा cations occupy the interstitial site, इंटरस्टेशियल साइट्स, यही तो होती है। अच्छा, एनायन वैकेंसी क्या होती है, याद करो कि भैया मैंने सपोज करो NaCl क्रिस्टल ले लिया मैंने इस तरीके से। अच्छा, NaCl क्रिस्टल मतलब नॉन स्टोकियोमेट्री है, यानी रेशियो जो होगा ना उसमें चेंजेस होंगे, ये याद रखना। ये भी मैंने बताया था कि भैया आयनिक स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल को भी नॉन स्टोकियोमेट्रिक कर सकते हैं अगर कैटायन और एनायन का कंपोजिशन क्या हो जाए, चेंज कर दो। बताया था, याद है? बिल्कुल। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस, अगर आप वीडियो देख रहे हो दैट मीन टू से डेफिनेटली यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो मेरी थ्योरीज पे आपको डेफिनेटली कमांड होगा। अब इसको मैंने क्या किया, A प्लस B माइनस, अब इसको मैंने क्या किया, A के वेपर पे माना कि ये A प्लस है Na और B माइनस है Cl माइनस, इसको Na वेपर पे मैंने गर्म कर दिया। तो ये आपको पता क्या होगा, Na प्लस और E इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये B माइनस A प्लस यहाँ से या कहीं से भी B माइनस उठ के यहाँ चला जाएगा, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया। और ये जो खाली जगह है, इस जगह पे आके क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रैप करता है। याद आया? जस्ट आई एम रिकॉलिंग द मेमोरी। एंड दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड
व्हाट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और इसके चलते किसी क्रिस्टल में कलर होता है, याद करो बताया था। NaCl में कौन सा कलर होता है बच्चों? येलो येलो, डट्टी फेलो पढ़ते हैं ना। चलो, LiCl में कौन सा कलर होता है बच्चों? पिंक कलर। KCl में कौन सा कलर होता है? वायलेट कलर माय फ्रेंड। सो ये क्या होता है? एफ सेंटर, एफ सेंटर ही कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी बी और सी मिल चुका। अब डी देखें, शॉर्टकी डिफेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपको पता अगर डिफेक्ट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होना ही होना होता है। बताया था व्हाट इज द कंसिक्वेंसेस कि अगर फ्रैंकल डिफेक्ट आ जाए, शॉर्टकी डिफेक्ट आ जाए तो प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज होती है। एक एग्जांपल, डेंसिटी। आपको पता शॉर्टकी डिफेक्ट होने से डेंसिटी क्रिस्टल की क्या हो जाती है? कम, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो ये भी सही नहीं है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा? बी एंड सी। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1, बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। Now let's move to the question number 2. This is the assertion reason type. Look at statement 1 is correct. इसमें से आपको ढूंढना है, स्टेटमेंट ये है, in any ionic solid, this is the statement 1, in any ionic solid with Schottky defect the number of positive and negative ions are same. ये तो आपको पता है Schottky defect में पॉजिटिव यानी A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस, A प्लस, इसी तरह से तो लिंकिंग होता है, B माइनस, A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस, देन A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस एंड A प्लस सो ऑन। इसी तरीके से तो क्रिस्टल बनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल है और स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है? कैटायन और एनायन का रेशियो बिल्कुल क्या होगा? सेम हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं। बिल्कुल सर जी, बहुत अच्छी बात है। चलो ओके, दिस इज द केस। ओके, तो यानी ये वाला स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही बोला है। अच्छा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन वैकेंसीज आर प्रेजेंट। बिल्कुल, जब शॉर्टकी डिफेक्ट होगा तो आपको पता है जितने कैटायन जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ एनायन। अगर एक कैटायन गया तो एक एनायन, अगर दो कैटायन गया तो बच्चों दो एनायन। एक चीज याद रखना, निकलने का होता है थोड़ा एडजेसेंट साइड से नहीं निकलते, थोड़ा दूर दूर से निकलते हैं, मतलब जस्ट समझाने के लिए मैंने बताया। यानी जितने कैटायन निकलेंगे उतने ही एनायन, यानी ये स्टेटमेंट भी सही है। यानी स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों सही है। तो बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? ए, बी, सी और डी में क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। बिल्कुल, कि शॉर्टकी डिफेक्ट होने से पहले तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है और शॉर्टकी डिफेक्ट होगा तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन तो जाएंगे ही जाएंगे, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 का हम समझ चुके हैं कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एम आई राइट माय फ्रेंड? ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों पर अटैक करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? अच्छा, ये कंप्रिहेंशन टाइप मैंने सेट किया है, एक बार पढ़ लो। इन हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ क्रिस्टल a frequently encountered arrangement of atom is described as hexagonal prism. Here the top of bottom of the cell are regular hexagon. यानी ये कहता है कि टॉप और बॉटम जो है वो रेगुलर हेक्सागन है। सबसे पहले तो मैं बता दूं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कौन सा अरेंजमेंट होता है, याद करो, ए बी अरेंजमेंट। ये तो सही है बच्चों, बिल्कुल। एक मिनट रुक जाओ, ए बी अरेंजमेंट होता है। और किस तरीके से क्रिस्टल का सेटिंग होती है? 1 2 देन 3 देन ये 4 देन ये इस तरीके से 5 एंड देन 6, ठीक है। 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। इसको अलग अलग का कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, बहुत अच्छा। ये ए है, यानी टॉप पे भी ए अरेंजमेंट है और बॉटम पे भी क्या हो जाएगा बच्चों? ए अरेंजमेंट ही होगा। क्वेश्चन में कह दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। और ये तो मैंने आपको बताया भी था, याद है ना? बिल्कुल, ये ठीक है सर जी। थोड़ा सा रुक जाओ बच्चों, मुझे एक बार ड्रॉ कर लेने दो। थोड़ा आपका टाइम लग रहा है, आई एम सो सॉरी, बट टाइम का वैल्यू आपको मिलेगा। चलो ठीक है, ये भी ए है। क्वेश्चन में कह दिया है कि here the top of bottom of the cell are regular hexagon and 3 atoms are sandwiched in between them। यानी एक ऊपर, इमेजिन करो, ये तो 2D बोर्ड है, बता नहीं सकूंगा, 6
हेक्सागन ऊपर, एक हेक्सागन नीचे, एक टॉप एक बॉटम, उसके बिटवीन 3 पार्टिकल है, 1 2 और ये 3, यानी अरेंजमेंट क्या हो गया, ए बी अरेंजमेंट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको मिला तो सकते ही हो, याद करो, बताया था ना, इस तरीके से मिल जाते हैं, इस तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये तो समझ गए। अब कहता है कि अ स्पेस फिलिंग मॉडल ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इज कंस्टिट्यूटेड of a sphere on a flat surface surrounding in the same plane by 6 identical sphere, इस तरह से है ना, 6 identical sphere are closely as possible. 3 sphere are then placed over the first layer, first नीचे 3 है, यानी ये 3 इस लेयर को भी टच कर रहे हैं और इस लेयर को भी टच कर रहे हैं, ठीक है। दिस स्फीयर आर देन प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर सो दैट दे टच ईच अदर एंड रिप्रेजेंट द सेकेंड लेयर, बहुत अच्छी बात है। Each one of these 3 sphere touches 3 sphere of the bottom layer, बहुत अच्छी। Finally, the second layer is covered with a third layer that is identical to the bottom layer. Finally, the second layer, यानी ये मान लूँ मैंने कौन सा लेयर है, फर्स्ट लेयर है, ठीक है, ये कौन सा लेयर है, सेकेंड लेयर है, कहना है ना क्वेश्चन में, क्या है ना कि फाइनली द सेकेंड लेयर इज कवर्ड with a third layer that is identical to the bottom layer, यानी इस तरीके से कवर है, यानी कहने का मतलब घुमा फिरा के वही बात बोली है कि एससीपी क्लोज पैकिंग है, ठीक है। ए बी अरेंजमेंट आपको दिखा दिया, ऊपर नीचे बीच में 3, क्या कोई प्रॉब्लम? इसका तो आपको सबको पता है, कोऑर्डिनेशन नंबर एससीपी क्लोज पैकिंग की क्या होती है, 12 होती है। अरे होती है ना दादा, ये तो जानते हो ना। यस, जैसे इस पार्टिकल के चारों ओर कितने पार्टिकल है, याद करो, जेई मेन का जब मैं बता रहा था तो ये चीजें बताई थी। नीचे और बना लो, 1 2 3, नीचे ये भी तो बनेगा फिर से, इस तरीके से अगर मैं ऐड ऑन कर दूं इस तरीके से, ठीक है। ये सब सारे एक दूसरे को टच करते हैं, ए बी अरेंजमेंट। वैसे इसको तो अभी जस्ट नॉर्मली एक बार समझा रहा हूं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोऑर्डिनेशन नंबर सबको 12 होता है, ये मैं बता चुका हूं, ये आप जानते हो, बहुत अच्छी बात है। ये मैंने जो कंप्रीहेंशन बताया मैंने उसके अकॉर्डिंग ये बना दिया, यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा। अब आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहता है द नंबर ऑफ एटम्स इन वन ऑफ दिस एससीपी। अरे भैया इतना दिमाग क्यों लगाऊं, ये तो मुझे पता है इसका आंसर बी होगा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो 6 होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर कैसे होते हैं, थोड़ा बता दो। याद करो मैं डेरिवेशन में भी शायद इन चीज को बताया था, अगर नहीं बताया होगा तो चलो एक बार मैं बता दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलता है द नंबर ऑफ एटम्स इन वन ऑफ दिस यूनिट सेल। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछा है, जैसे एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 12, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या होता है 4। तो इस पे ये मत करना, कंफ्यूज मत होना, इसने पूछा नंबर ऑफ एटम्स इन वन ऑफ दिस एससीपी यूनिट सेल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या दिख रहा है बच्चों, ऐसा ही तो लेयर दिख रहा है आपको, ये एक लेयर है, बिल्कुल, ये मैंने मान लिया इस ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये ऐसा भी दिखेगा या ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। श्रद्धा कपूर नहीं बच्चों, श्रद्धा आप पे डिपेंड करता है। चलो बहुत अच्छी बात है। थर्ड मैं इस तरीके से लिख दूं 1, इस तरीके से, बिल्कुल यही तो है, बिल्कुल सर जी, ओके। अब आपको कहता है कि बीच में ये एटम है, यानी यहाँ पे भी एक एटम है, यहाँ पर भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, सारा जुड़े हुए हैं, याद रखना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी है, इस जगह पर भी, सारे जुड़े हुए हैं ना, इस तरीके से, है ना, बहुत अच्छा। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा समय दो, 2 मिनट। वैसे मुझे पता है कि आप भी अपना टाइम पास करो, मैं भी, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन तो बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों। यू नीड सच एक्सप्लेनेशन, जो मैंने किया है, नहीं भी किया है तो उसको भी समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीच पार्टिकल यहाँ पे है, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा विजुअलाइजेशन होना चाहिए। विजुअलाइजेशन कैसे होना चाहिए, पहले तो आपको पता है ये 3 पार्टिकल हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो पहले तो ये 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीनों तो भैया इंडिपेंडेंट है, तो भैया हम सीधा सीधा लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ये तो ए बी अरेंजमेंट है, ए बी एंड ए बी अरेंजमेंट, बहुत अच्छी बात है। चलो ये सारे जुड़े हुए बच्चे हैं ना, चलो
ठीक है, तो मैंने लिख दिया भैया ये 3, तो 3 इंटू 1 कंट्रीब्यूशन। जैसे एफसीसी में क्या होता है, फेसेस कितने होते हैं भैया 6 होते हैं, तो और एक दूसरे का रेशियो क्या होता है 1/2 इंटू 6 लिखते हैं, यहाँ तो भैया सिंगल ही है तो 3 इंटू 1। ठीक है, अब मैं बात करूं कि भैया उसके बाद समझो, उसके बाद आपके क्या आते हैं भैया ये एटम और ये एटम। अब इसका ही अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर भी 3D फिगर की बात करूं तो ऊपर भी तो कंट्रीब्यूशन होगा और नीचे भी तो कंट्रीब्यूशन होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। चलो तो मैं क्या लिखूंगा जल्दी बता दो, 2 इंटू 1/2 लिखूंगा। बिल्कुल सर, 2 इंटू 1/2 आप लिखो। देखो अच्छे से समझो, क्या गलत बता रहा हूं या सही बता रहा हूं, जल्दी से। 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/2, क्या मैं सही हूं? सोच के देखो। अच्छा, उसके बाद आपका क्या आता है, ये 6 एटम की अगर मैं बात करूं तो 6 एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? देखो तो अच्छे तरीके से बच्चों, अगर मैं 6 एटम की बात करूं तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? इस तरीके से ये लेयर में बन रहा है क्या? बिल्कुल। अच्छा, तो इस तरीके से लेयर बन रहे हैं तो कितने पार्ट है? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 6 पार्ट एंड 7 पार्ट। हो गया क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो अपन नंबर ऑफ एटम्स क्या लिखेंगे बच्चों? 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/2, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 6 इंटू 1/6। क्या मैं सही हूं? देखो तो बच्चों, 6 इंटू 1/6 क्या सही है या गलत है? जल्दी से बता दो। यस, ये और ये कैंसिल हो गया 1, तो क्या हो जाएगा? ये और ये कैंसिल, तो 3 + 1 + 1। क्या मैं सही हूं? नहीं, 5 आया है। यानी कहीं ना कहीं बच्चों मिस्टेक हुई है, तो जल्दी से बता दो कहां मिस्टेक है। बिल्कुल सर, इस जगह पे 2 इंटू 1 जो होगा 1/2 थोड़ी होगा बच्चों। क्या लिखेंगे हम लोग? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। यस सर, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1/6। अगर हमने ऐसा लिखा तो अब आपका सही है। चलो, तो अब हम क्या लिखेंगे? 3 + 2 + 1, यानी 3 + 2 + 5, 5 + 1 6। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। आई होप सो अब आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। चलो, अब बोलता था वॉल्यूम ऑफ दिस एससीपी यूनिट सेल। क्या कहता है क्वेश्चन में कि वॉल्यूम बता दो। अच्छा देखो तो ये एससीपी यूनिट सेल जो बना हुआ है ये इस तरीके से है, यही तो है। देखना तो इसका डेरिवेशन भी मैंने कराया था आपको एग्जाम क्लास में, जब मैं लेक्चर सीट ले रहा था तब भी मैंने कराया था। ठीक है, इस तरीके से है। अच्छा, ये जो बेस है वो आप देख रहे हो 6 इक्वल पार्ट से मिलकर बना, 1 2 3 4 5 और 1 6, बिल्कुल बना है। और 6 क्या है आपको पता, 120 डिग्री एंगल होता है, हाफ हाफ हो गया तो 60-60 का एंगल हो गया, यानी इक्वलेटर ट्रायंगल है। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो बेस है इसका एरिया बताओ, तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा? 6 × इक्वलेटर ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ इक्वलेटर ट्रायंगल होगा। यस, इक्वलेटर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4a² होता है क्या बच्चा? जल्दी बता दो। यस सर, होता है। अच्छा, अब मैं बात करूं यहां से यहां की, अगर जोड़ देता हूं तो यहां से यहां हाइट होता है। हाइट का डेरिवेशन मैंने बताया था मैथमेटिक्स से, ये थोड़ा आप जानते हो, डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या? यस, h = क्या होता है? 4r√2/3 होता है क्या? बिल्कुल। अब आपको पता है वॉल्यूम = क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो। एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस प्लस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही तो होता है। मैथमेटिक्स है बिल्कुल बच्चों। यस, एरिया ऑफ द बेस तुम्हारा क्या आया है बच्चों? 6 × √3/4a² एंड हाइट क्या है? 4r√2/3। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? अब पूछोगे सर ए और आर में क्या रिलेशन है? अच्छा, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं। यस, जूम कर देता हूं। मैं इस ट्रायंगल को ले लेता हूं और मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया। जूमिंग किया तो यहां हर जगह पार्टिकल्स हैं, ये एक पार्टिकल्स और ये एक पार्टिकल, और यहाँ भी एक पार्टिकल्स है, तो इस तरीके से भी तो है। तो मुझे तो उतना जरूरत नहीं है, मुझे तो यहाँ से ही और यहाँ मतलब था, ये और ये मतलब है, ये और ये, यही तो है।
अच्छा यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, a है, यानी ये जो पूरा है a है, सॉरी r नहीं a है, बिल्कुल। अब यहां से यहां क्या r और यहां से यहां क्या r, यानी a इज इक्वल टू आपका क्या है, सही मायने में कुछ नहीं सर 2r है जी, हैगा सर, यस सर। अब a के जगह आप 2r पुट करो, थोड़ा मैं इधर बढ़ जाऊं, बिल्कुल, तो हो जाएगा 6 इंटू √3/4 2r का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4r इंटू √2 अपॉन √3। क्या मैं लिख सकता हूं क्या ऐसे, बिल्कुल। कुछ कैंसिल वैंसिल हो सकता है क्या, बिल्कुल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 6 क्या होता है 24, 24 √2r³। आंसर देखो है क्या इसमें, यस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सब मैं बता चुका हूं बच्चों, कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूं, एकदम सिंपल सुंदर टिकाऊ चीज है। बार बार मैं बता रहा हूं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल भी आप देख सकते हो, इजीली आपसे बन जाएगा। क्लियर, यस सर। चलो नेक्स्ट आ जाऊं, फिफ्थ नंबर। चलो फिफ्थ नंबर बताओ जल्दी से। फिफ्थ नंबर क्या है, द एम्प्टी स्पेस इन दिस एससीपी यूनिट सेल। बताओ इसमें एम्प्टी स्पेस, अरे सर याद करो, मैंने बताया था एससीपी क्लोज पैकिंग में कितना पैकिंग इफिशियंसी होती है 74, क्योंकि एससीपी और सीसीपी कितना होता है 74, और खाली जगह कितना होगा 100 - 74 26 तो हो गया। चलो इसको भी कर दूं क्या, कि ये तो आप कर लोगे यार, चलो मैं कर देता हूं भैया। पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या, दिख रहा हूं मैं ना दिखूं तो भी चलेगा बच्चों। पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर और जेड, जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या होता है एससीपी में 6 इंटू 4/3 πr³, यस, अपॉन तुम्हारा वॉल्यूम क्या आया है, वॉल्यूम ऑफ द जो यूनिट सेल होगा वो क्या आया है आपका, यस 24 √2r³ मल्टीप्लाई बाय 100। क्या ऐसा किया था क्या, देखो तो एक बार, वॉल्यूम ऑफ दिस एससीपी, चलो यही होता है ना फॉर्मूला सिंपल क्यूब बॉडी सेंटर में, याद है कि इसको भी इलैबोरेट करूं बच्चों। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस वन यू कैन डेफिनेटली डू इट। 4 4 कैंसिल, अच्छा ये 4 और ये 4 भी तो कैंसिल हो सकता है ना, चलो अच्छा 4/3 r³, चलो ये तो r और a में रिलेशन भी बता दिया, बहुत अच्छी बात है। बचा क्या यार, बचा तो मेरा कुछ नहीं, π/3 √2 मल्टीप्लाई बाय 100, यही तो बचा। देखो तो अच्छे तरीके से सॉल्व करके देखूं, 24/3 कैंसिल, चलो π/3 r³ कैंसिल, π/3 √2, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ओके, यानी 7 × 21 √2 × 100। वाह बहुत अच्छा। तो मैं क्या देख रहा हूँ 2200/21, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व कर लोगे तो मुझे लगता है कि 74% आ जाएगा। तो कितना पैकिंग एफिशिएंसी हुआ 74%, तो खाली कितना होगा बच्चों 26%। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, यस। अच्छा मैच द फॉलोइंग है, अच्छा याद करो मैंने बताया था 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, ये तो बिल्कुल थियोरी पार्ट है। सिंपल, क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल बताया था, इसी से लिंक है। अच्छा सिंपल, क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड। अच्छा क्यूबिक के ही 2 पार्ट के बारे में यहाँ पे बात किया है। क्यूबिक का 2 पार्ट होता है, एक क्या सिंपल क्यूबिक यहाँ पे पार्ट हो गया बिल्कुल, और कौन सा है फेस सेंटर्ड, बिल्कुल फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी एफसीसी, फेस सेंटर। अच्छा और भी होते हैं बॉडी सेंटर, एच सेंटर, एंड सेंटर, लेकिन अभी दोनों का बात किया है, ठीक है। अब बोलता है अगर क्यूबिक है तो बोलो इसमें से कौन सा सही है। तो आपको पता है अगर क्यूबिक है तो याद करो मैंने बताया था A = B = C, सारे साइड इक्वल होंगे, एंड अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, यानी ये वाला ऑप्शन तो दिख रहा है, यानी ए के लिए पी ऑप्शन करेक्ट है। और कहता है R2 क्रिस्टल सिस्टम, डेफिनेटली 2 क्रिस्टल क्यूबिक में ही एक सिंपल क्यूबिक भी दिख गया और फेस सेंटर भी दिख गया, यानी 2 क्रिस्टल सिस्टम भी, यानी P और Q तो सही है। अच्छा हैव ओनली 2 क्रिस्टलोग्राफिक, नहीं इसमें तो 3 एंगल 90 डिग्री के, तो ये तो सही नहीं होगा। बिलोंग टू द सेम क्रिस्टल इसमें सेम क्रिस्टल सिस्टम की तो कोई बात ही नहीं है। चलो बहुत अच्छा। अच्छा
इसमें एक चीज, बिलोंग टू द सेम क्रिस्टल सिस्टम, हाँ बिल्कुल ये भी सही होगा ना, पी क्यू, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, आर एक चीज मिस्टेक हो गया बच्चों, क्यू नहीं हो सकता, देखो एक बार Q और S में देखो R2 क्रिस्टल सिस्टम, ये दो क्रिस्टल सिस्टम थोड़ी है, एक क्रिस्टल सिस्टम का पार्ट है। दो क्रिस्टल सिस्टम मतलब अगर कहता कि भैया रोम्बोहेड्रल टेट्रागोनल, या कहता क्यूबिक और ऑर्थोरोम्बिक, ये देखो इसलिए एक बार पढ़ लिया मैंने, क्यों नहीं सही है, ये सही है, थोड़ा सा स्टेटमेंट में बदल दिया है, बिलोंग टू द सेम क्रिस्टल सिस्टम, यानी P और Q नहीं, P और S सही है, क्यों नहीं है, R ये है, जैसे क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल ये अलग क्रिस्टल सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है, तो इसके लिए ये स्टेटमेंट सही है, बट इसके लिए ये स्टेटमेंट सही है माय फ्रेंड। चलो नेक्स्ट देखो, क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल, क्या क्यूबिक के लिए तो ये सही है, क्या रोम्बोहेड्रल के लिए भी यही होता है क्या? अरे सर जी बिल्कुल नहीं होता, 90 डिग्री के इक्वल तो होता नहीं है, बिल्कुल, यानी P तो सही नहीं है बी ऑप्शन के लिए। R2 क्रिस्टल सिस्टम, यस, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल ये क्रिस्टल सिस्टम है, ये क्रिस्टल सिस्टम है, यानी Q तो सही है। अच्छा, हैविंग ओनली 2 क्रिस्टलोग्राफिक एंगल 90 डिग्री, बिल्कुल नहीं, कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता। अगर क्यूबिक की बात करें तो ऑल एंगल 90 डिग्री, तो ये दोनों, ये R भी नहीं हो। S बिलोंग टू द सेम क्रिस्टल सिस्टम, नहीं, जब Q हो चुका तो S तो होगा ही नहीं, यानी सिर्फ इसका ऑप्शन क्या है, Q। अच्छा तीसरा देखो, क्यूबिक एंड टेट्रागोनल, फिर से आपको पता है क्यूबिक के लिए ये पैरामीटर सही है, लेकिन टेट्रागोनल के लिए ये होता है क्या? नहीं, ये वैल्यू सही नहीं है, यानी P तो सही नहीं होगा। अच्छा, क्यूबिक एक अलग क्रिस्टल सिस्टम है, टेट्रागोनल एक अलग क्रिस्टल सिस्टम है। R2 क्रिस्टल सिस्टम, यस, यानी Q सही है फिर से। अच्छा, हैव ओनली 2 क्रिस्टलोग्राफिक एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये तो गलत है क्योंकि क्यूब में तीनों एंगल 90 डिग्री होता है। चलो, ओनली 2 बोला है तो यानी 3 होता है, तो ये भी गलत है। S बिलोंग टू द सेम क्रिस्टल सिस्टम, होगा ही नहीं क्योंकि Q हो चुका तो S तो होगा ही नहीं बच्चों। यस, D देखो, हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक। अच्छा, हेक्सागोनल का ये पैरामीटर होता है क्या? नहीं, दो एंगल 90 डिग्री का होता है, एक क्या होता है 120 का होता है ना, बिल्कुल। और उसके बाद कहता है R2 क्रिस्टल सिस्टम, बिल्कुल, एक हेक्सागोनल है और दूसरा क्या है बच्चों, हेक्सागोनल, यस, दो क्रिस्टल, यानी Q भी आपका सही है, बिल्कुल, और यानी S तो सही होगा ही नहीं, जब Q आ चुका तो S नहीं आएगा। तीसरा देखो, हैव ओनली 2 क्रिस्टलोग्राफिक एंगल ऑफ 90 डिग्री, यस सर, हेक्सागोनल में दो एंगल 90 डिग्री होता है, मोनोक्लिनिक में दो एंगल 90 डिग्री होता है। हेक्सागोनल में एक एंगल जो होता है 120 का होता है, दो एंगल 90 का होता है, और मोनोक्लिनिक में दो एंगल 90 का होता है, एक एंगल 90 के इक्वल नहीं होता। ये डेटा याद है? यस, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। एक बार हो सकता है मैं भी कंफ्यूजन में डेटा आगे पीछे कर लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन हाँ 7 क्रिस्टल सिस्टम के आपको पैरामीटर याद रखना बहुत जरूरी है। ये आपको कंफ्यूजन पैदा करता है Q और S, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था, बट बिल्कुल नहीं है, दो अलग अलग, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल। सिंपल क्यूबिक का ही पार्ट है सिंपल क्यूबिक, क्यूबिक का ही पार्ट है फेस सेंटर, तो ये होगा। आया, लिख लिया क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शंस? बिल्कुल सर जी, सही से हम लोगों ने लिख चुके हैं। चलो अब बच्चों आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 7? इन एफसीसी यूनिट सेल व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एज इज नॉट कवर्ड बाय एटम? ये बहुत अच्छा चीज है, देखो इसको क्या बोलते हैं, एफसीसी यूनिट सेल है, कौन सा फ्रैक्शन नहीं होता? देखो इसका एक्चुअली बनता कैसे, देखो ये एक, ठीक है, ये एक और ये एक, जैसे फ्रंट व्यू में बता रहा हूं, ठीक है, और इस तरीके से एक। एफसीसी में पार्टिकल्स फेस पे भी तो होते हैं, बिल्कुल इस तरीके से मैंने आपका ड्रॉ कर दिया। रुको एक बार सबसे, यस, हो गया बच्चों? चलो रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाएं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये सब क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, दीज आर गुड क्वेश्चंस, ठीक है, यही तो है, बिल्कुल। एक बार और इसको मोड़ दूं, बिल्कुल सर जी, या चलो अब इसको मैं इस तरह से जोड़ देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड देन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब कहता है इन एफसीसी यूनिट सेल व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एज इज नॉट कवर्ड बाय एटम? ये पूरा पार्ट कवर्ड है आपका, ये पूरा पार्ट कवर्ड है, ये यहाँ से यहाँ पार्ट कवर्ड है, ये यहाँ से यहाँ पार्ट भी कवर्ड है, यानी ये जो पार्ट है आपके कवर्ड है। कौन सा कवर्ड नहीं है? ये देखो, ये रेड वाले पार्ट कवर्ड नहीं है, बोलता है तो बोलो इस पार्ट का कितना फ्रैक्शन कवर्ड नहीं है? क्या कोई दिक्कत? ये भी तो है, किसी दो के बीच में देख लो, बिल्कुल। अच्छा, यानी कहने का मतलब एक चीज याद रखना, अगर मैं पूरा का पूरा आपको फिगर ऑफ ड्रॉ कर दूं, इस तरीके से अगर मैं आपका ड्रॉ कर दूं, देखो इस चीज को,
थोड़ा समझ लो, यही तो होता है एफसीसी में। एफसीसी में पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, कॉर्नर्स पे होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं, और साथ में कहाँ पे होते हैं बच्चों, फेस सेंटर्ड पे भी होते हैं। थोड़ा साइज छोटा बड़ा हो गया इसके लिए, सो सॉरी। ठीक है, यही तो होता है, बहुत अच्छी बात है। याद रखना जब एफसीसी है तो यानी जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप होगा। अगर सिंपल क्यूबिक होता तो बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रक्चर होता बच्चों, लेकिन सिंपल क्यूबिक में क्योंकि पार्टिकल सारे कॉर्नर पे होते हैं, लेकिन एफसीसी में ये पार्टिकल इससे सबसे टच करेगा तो यहाँ गैप बच जाता है। तो गलती से भी इसको जोड़ मत देना। बनाते वक्त हमको ऐसा लगता है कि हम ऐड ऑन कर देते हैं, लेकिन वो मिसकंसेप्शन है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं चेंजेस होती है बच्चों, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। कितने समय हो चुके हैं, 30 मिनट्स पास। ओके चलो, ये आ गया यानी ये वाला। अच्छा अब देखो, मैं यहां से यहां समझता हूं कि यहां से यहां मैंने मान लिया ए, बिल्कुल। अच्छा उसके बाद ये वाला जो आर है और ये वाला आर है, अगर मैं इस पोर्शन को लिखूं अनऑक्यूपाइड पोर्शन, अनऑक्यूपाइड पोर्शन, अनऑक्यूपाइड पोर्शन क्या होगा, अगर ए में से मैं आर प्लस आर यानी 2r माइनस कर दूं तो क्या ये जगह मिल गई, बिल्कुल सर, a माइनस 2r। चलो तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो बच्चों। यस, फ्रैक्शन ऑफ एच इज नॉट कवर, तो क्या होगा a माइनस 2r अपॉन a, बस हो गया काम तमाम। अब r और a में क्या रिलेशन है, क्या है बच्चा, एफसीसी है। एफसीसी में r और a में क्या रिलेशन है, r इज इक्वल टू a अपॉन 2√2। यस सर, क्या पुट कर दूं, बिल्कुल पुट कर दो। मैं इस तरफ आ रहा हूं बच्चों, तो लिखूं फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, a माइनस 2r, a माइनस 2 इंटू a अपॉन 2√2 डिवाइडेड बाय a। क्लियर, यस, ये 2 और ये 2 कैंसिल, बचा क्या, a माइनस a अपॉन √2 डिवाइडेड बाय a। कॉमन क्या आ जाएगा, ऐसे ले लूं, √2 माइनस 1 इंटू a अपॉन √2a, ऐसा लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल सर जी लिख लो। ये और ये कैंसिल, √2a की वैल्यू 1.414 माइनस 1 अपॉन 1.414, यानी आंसर क्या आ जाएगा 0.414 डिवाइडेड बाय 1.414। अगर इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर एट अराउंड 0.28 समथिंग, यानी 29 के आसपास आ जाएगा। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 वी पीपल कैन से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या मैं बच्चों इसको रब कर दूं, यस सर रब कर दो, बहुत अच्छी चीज है। समझ देना ये सिंपल क्यूबिक नहीं है, फेस सेंटर्ड है, 3D फेस सेंटर्ड है, 2D नहीं है। 2D होता तो चीजें बदल गई होती, याद रखना, बार बार कह रहा हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन विच वाज इन माय वॉलेट, जो मेरे पास था, मैंने आपके साथ शेयर किया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है बच्चों, क्या है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। क्या है, सिल्वर हैज अ डेंसिटी, सिल्वर की डेंसिटी कितनी है बच्चों। अच्छा, सिल्वर जो है Ag का एटॉमिक मास आपका दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, मैं लिख लूं डेटा, बिल्कुल। एटॉमिक मास जो है Ag का गिवन है 108 ग्राम पर मोल, डेटा लिखना कभी मत भूलना। हैज अ डेंसिटी, अच्छा इनकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू आपकी गिवन है 10.5 ग्राम पर सीसी। ओके, द नंबर ऑफ सिल्वर एटम ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया। अच्छा पूछता है कि सरफेस, इस सरफेस पे, ये इस सरफेस पे जिसका एरिया है कितना आपका गिवन है 10 टू द पावर -12 मीटर स्क्वायर। तो बोलो इस इतने एरिया में कितने सिल्वर एटम होंगे, और जिसको एक्सप्रेस किया गया है y इंटू 10 टू दी पावर x पे। तो बोलता है, बोलो सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू बोलो। बोला है कि इस सरफेस एरिया में जिसका एरिया है 10 टू दी पावर -12 कितने सिल्वर एटम होंगे। पहले तो आप समझ लो Ag, सबको पता है Ag क्या होता है, एफसीसी लैटिस फॉलो करता है, फेस सेंटर्ड, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। यानी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो बच्चों, 2 हो जाएगा, ये सॉरी ये तो 4 हो जाएगा, एफसीसी लैटिक्स में है, बहुत अच्छी बात है। अब
आपको पता है, माना ये सरफेस है, इसका एज लेंथ है ए और ए, ठीक है। तो भैया हमको अगर सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बता दो, ए स्क्वायर। यानी मुझे सबसे पहले ढूंढना है ए की वैल्यू। बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू एम अपॉन एन नॉट, यानी एन ए इंटू ए क्यूब, यही तो होता है। बिल्कुल, आपको पता है डेंसिटी कितनी गिवन है बच्चों, 10.5 ग्राम पर सीसी। जेड की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, 4। एम कितना है, 108। एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एंड ए क्यूब। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अच्छे से आ गया आपको समझ में? बिल्कुल। इससे क्या आप ए की वैल्यू ढूंढ सकते हो क्या? बिल्कुल, ए की वैल्यू हमने ढूंढ ली। चलो अब ए की वैल्यू अगर ढूंढ ले तो क्या सरफेस एरिया निकल जाएगा? बिल्कुल, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, सरफेस एरिया, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी अराउंड, सरफेस एरिया सॉल्व करके 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। नहीं 6.25 नहीं आएगी, इसकी वैल्यू अभी मुझे वैल्यू तो सॉल्व करके टाइम लगेगा बच्चों। सरफेस एरिया मान लिया मैंने एक्स आ गया या जेड आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अब अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एटम, तुम्हारा सरफेस एरिया जेड है लेकिन तुम्हारे पास एरिया कितना है बच्चों, 10 टू द पावर माइनस 12, यानी जेड सरफेस एरिया पे तुम्हारे कितने यूनिट सेल हैं, 1 यूनिट सेल है। तो भैया 10 टू दी पावर माइनस 12 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितने होंगे, तो क्या लिखोगे, 10 टू दी पावर माइनस 12 अपॉन जो भी आपका आएगा जेड, यही तो लिखोगे। भैया जेड एरिया पे 1 यूनिट सेल है तो इतने एरिया पे क्या लिखोगे, माना समझो इसको, माना कि तुम्हारा एरिया सॉल्व करके लिख देना ए स्क्वायर, माना कि फिर से समझो, जेड मीटर स्क्वायर पे 1 यूनिट सेल है। बहुत अच्छा, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितने होंगे, 1 अपॉन जेड यूनिट सेल होंगे। बिल्कुल, ये जेड मैंने मान लिया है, सॉल्व यहां से कर लेना। तो तुम्हारे पास कितने हैं, 10 टू दी पावर माइनस 12 मीटर स्क्वायर पे कितने एरिया होंगे, 10 टू दी पावर माइनस 12 अपॉन जेड यूनिट सेल। ठीक है, ये सॉल्व करना आ गया। इसको सॉल्व करके जो मेरे मेमोरी में है वो वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 के आसपास, माइनस 6 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, यानी इतने यूनिट सेल आपको मिलेंगे। अब बोलता है यूनिट सेल आया बच्चों, अब क्वेश्चन में कहता है कि नंबर ऑफ एटम ऑन द सरफेस। ठीक है, कितने सिल्वर एटम होंगे सरफेस पे। अब यहां पे बच्चा मिस्टेक करता है, आपको पता है एफसीसी है तो आपको बोल दोगे सीधा नंबर ऑफ सिल्वर एटम, एफसीसी में 4 होता है, 4 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये करके आ जाओगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लो बच्चों, ये सरफेस पे बोला है ना कि 3D फिगर, वॉल्यूम पे इस तरीके से नहीं बोला है। ये फिगर नहीं है बच्चों, इस तरीके से नहीं है। यानी इस सरफेस पे अगर हम बात करें तो भैया कितने एटम होंगे, 2 ही तो एटम होते हैं। इस तरीके से अगर हम लिख दें तो इसमें कितने होंगे, 2 एटम। तो जो नंबर ऑफ सिल्वर एटम होगा बच्चों वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6.25 इंटू 10 टू द पावर 6, माइनस एक्स नहीं, 10 टू द पावर 6 होगा। ठीक है, माइनस नहीं होगा, 6 होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12.50 इंटू 10 टू द पावर 6। कोई प्रॉब्लम, यानी हो जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 7, यही तो होगा। क्या मैं लिख सकता हूं क्या इसको, एक बार और चेक कर लूं बच्चों। ठीक है, अच्छा ये आपका आंसर हो जाएगा 1.25। क्या आया मेरा आपको, 12.50 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, अपॉन इसको इस तरफ खींच दिया एक और, तो 10 टू द पावर 7 हो गया। यानी जो ओवरऑल इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दूं 1.250 इंटू 10 टू द पावर 7। और आपका आंसर पूछा है ये y क्या है 1.25 और x क्या होगा बच्चों 7। जो ये x है इसका आंसर है 7 है, इंटीजर टाइप। क्या कहीं कोई दिक्कत है, सरफेस एरिया में पूछा है इसलिए नंबर ऑफ एटम 2 होंगे,
तो इसीलिए पर यूनिट सेल 2 होंगे तो नंबर ऑफ सिल्वर एटम इतने। ये सॉल्व आप कर लोगे, ए ढूंढ लोगे, ए से एरिया ढूंढ लोगे, बन जाएगा क्या? तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आई होप सो नहीं होना चाहिए। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बहुत इजी है, सी। अगर इस क्वेश्चन में फिर से डाउट है तो पूछ लो बच्चों। समझ में आया? सरफेस एरिया में पूछा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो अब आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ आयन इन CsCl, सबको पता है 8 होते हैं, BCC होता है ना, यस बताया था, ये सही स्टेटमेंट है। अ मेटल दैट क्रिस्टलाइज इन BCC हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 12, ये तो पूरा गलत है, ऊपर वाले का कंट्राडिक्शन है, ठीक है। अ यूनिट सेल ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल शेयर सम ऑफ इट्स ओन आयन विथ अदर यूनिट सेल, बिल्कुल सही है। यूनिट सेल ऑफ एन आयनिक, आयनल में क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों होते हैं, तो एक दूसरे से शेयर तो करते ही हैं, बिल्कुल। तीसरा, द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इन NaCl इज 552 पिकोमीटर। ये मैंने एक बार आपको बताया था, फिर भी मैं आपको बता दूं, इस तरीके से होता है। देखो अभी थोड़ी देर में बताया था मैंने, थोड़ा सा समझ लो, मज़ा आएगा आपको इस तरीके से, ठीक है। ये एक बार मैं डायरेक्ट फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, फिर भी थोड़ा समझ लो बच्चों, इजीली आ जाएगा, कोई टफ 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 नहीं है। अच्छा ये सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, याद रखना, क्योंकि जो NaCl क्रिस्टल है वो Na+ कहाँ होंगे? वाइट्स में होंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स में, बिल्कुल इस तरीके से आपका हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Na, यहाँ पे Na, इस जगह पे Na और इस जगह पे आपका Na होगा। अब मैं बात कर लूँ, पूछता है एज लेंथ, ठीक है, यहाँ से यहाँ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। अब देखो इसमें कितने, ये R है, ये माइनस है, R माइनस लिख दूं, ये वाला क्या हो जाएगा R+, ये वाला क्या हो जाएगा R-, और ये वाला R+, ये वाला होगा R-, यानी ऐसा फिगर है, समझ लो, ये बड़ा सा, ये इसके साथ छोटा सा पिद्दा सा, और ये आपका बड़ा सा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ क्या आपका A है, बहुत अच्छा। ये जो बड़ा यहाँ से यहाँ है ये आपका R- यानी Cl-, यहाँ से ये जो पिद्दा सा है ये R+ है, यहाँ से यहाँ जो पिद्दा सा R+ है, और यहाँ से यहाँ जो है वो आपका क्या R- है। कितने R+ और कितने R-? तो लिखूंगा 2R+ एंड R- इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R+ इज इक्वल टू A। चलो R+ मतलब क्या? Na+ का कितना था? 95, लिखो 295 प्लस RCl का कितना होता है? 181 इज इक्वल टू A मतलब क्या है जलें? क्या इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? बिल्कुल, इसको अगर सॉल्व कर दोगे तो 552 ही आता है, यानी डी ऑप्शन भी करेक्ट है। हड़बड़ी तो नहीं है बच्चों, ये आया समझ में? इस तरीके से होता है NaCl क्रिस्टल, याद आया? ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में रहते हैं ना कैटायन, लो इस टाइप से हो गए। इजीली इसको बाइफर्केट कर दो, यू विल गेट द आंसर माय फ्रेंड। तो दीज आर सिंपल क्वेश्चन एंड डेफिनेटली माय फ्रेंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। ये ऐसा टफ नहीं है, आपके लिए आसान है, आप इजीली कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ जाते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, 2 डायमेंशनल पूछा है। क्या मैं इसको आपके लिए छोड़ दूं या कर लोगे? ये बहुत आसान है, आपको पता है। इसमें पूछा पैकिंग इफिशियंसी, ये तो आप अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस तो ये आपके लिए बहुत आसान है। पैकिंग इफिशियंसी, अच्छा पैकिंग इफिशियंसी देखो तो ये पूरा स्क्वायर है, ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर, अच्छा एरिया ऑफ द क्यूब वहां पढ़ते थे ना, तो यहाँ पे एरिया ऑफ द स्क्वायर होगा। और कितना ऑक्यूपाइड एरिया है ये देखो, एटम से कितना, ये एक एरिया, ये एरिया और ये एरिया, टोटल 4 पार्ट है। ये 1/4 पाई स्क्वायर, ये 1/4 पाई स्क्वायर, ये 1/4 पाई स्क्वायर, 1 यानी कितना ऑक्यूपाइड है? 4 × 1/4 पाई स्क्वायर, यानी जो आपका ऑक्यूपाइड एरिया होगा, एटम ने ऑक्यूपाइड किया है, तो पाई स्क्वायर। अच्छा ये 3D है या 2D है? 2D है। 2D में वॉल्यूम लेते थे, 4/3 πr³ लेते थे, लेकिन यहाँ पे 2D है तो एरिया लिया। कितना एरिया होगा? पाई स्क्वायर लिखते थे ना, Z × 4/3 πr³ अपॉन A³, क्यूब था तो A³, यहाँ क्या है? स्क्वायर है 2D में, तो अपॉन क्या लिखोगे? A²। अरे लिखेंगे क्या दादा? बिल्कुल, सबको पता है A = क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 100 कौन करेगा? बिल्कुल मैं ही करूंगा, बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है A = क्या होता है बच्चों? 2R होता है, लिखो 2R² × 100, बहुत अच्छी बात है।
पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर इंटू 100। क्या कोई दिक्कत वाली बात? ये r और r कैंसिल, ये 25, यानी आंसर आ गया आपका 22/7 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व कर दोगे यू विल गेट द आंसर विच इज इक्वल टू 78.54%। क्या कोई दिक्कत वाली बात है बच्चों? नहीं। क्या आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे? आई होप आपसे बन जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है यू कैन डेफिनेटली अप्रोच टू मी, आई एम ऑलवेज देयर टू सर्व यू। तो बच्चों समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, टाइम हैज कम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच।